जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आप लोग को एग्ज़ाम जो है मिड टर्म के बिल्कुल पास में है। एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं दोस्तों। तो अब आप लोग को जो है बिल्कुल जी जान से आपको रिवीजन करना चाहिए। आपने जितना पढ़ लिया आप लोग को रिवीजन करना है, रिवाइज करना है और आप लोग को जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई करने हैं। आपको लिखने भी हैं, आपको पढ़ने भी हैं। तो दोस्तों, इसी आप लोग की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं जो है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस जो है आपका राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में आज आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सहायता से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में एमसीक्यूज जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो है एमसीक्यूज की सहायता से मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा बेहतर तरीके से। तो दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पूरी वीडियो जो है लास्ट तक देखनी है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आप लोग को कोई एडवाइस देनी तो वहाँ पर आप लोग को अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो प्लीज़ बिना किसी देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये बात करता है कि भाई इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब। तो हम लोग को पता है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है पार्ट थर्ड के अंदर रखा गया है। कौन से किस में रखा गया दोस्तों? पार्ट थर्ड के अंदर, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि भाई कौन से पार्ट के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट थर्ड, ठीक है। और पार्ट फोर के अंदर क्या रखा गया? पार्ट फोर के अंदर रखा गया आपका डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका पार्ट फोर के अंदर रखा गया, ठीक है। आप लोग को बताना है कि डीपीएसपी का आर्टिकल कौन से लेके कौन से आर्टिकल तक रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बात कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो है बोल रहा है कि इन विच पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर डिस्क्राइब। देखिए, मैंने उत्तर ही दे दिया आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्ट फोर के अंदर रखा गया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पार्ट फोर के अंदर रखा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो ये बात करता है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में। किसके बारे में? फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में। तो देखिए, ये बोल रहा है कि भैया आर्टिकल 19 डैश गिव्स लिबर्टीज। तो हम लोग को कौन सी लिबर्टी देती है दोस्तों? तो इसके अंदर हमको 6 प्रकार के अधिकार है। कितने प्रकार के अधिकार है दोस्तों? 6 फंडामेंटल। इसके अंदर 6 राइट्स हैं हम लोगों को, ठीक है। इसके अंदर से कई सारे राइट्स हैं कि आप लोग क्या बना सकते हो, आप लोग अपना यूनियन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोग इस पूरी कंट्री के अंदर कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। आप कोई सा भी आप लोग जो है प्रोफेशन अपना सकते हो दोस्तों। आपके पास अपनी बात को एक्सप्रेस करने का राइट हो दोस्तों। इस प्रकार करके आप लोग को जो है पूरे 6 राइट्स दे रखे हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ये बोलता है कि आर्टिकल डैश गिव्स राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो भाई कौन सा जो है हम लोग को जीवन का अधिकार की बात करता है? तो ये आपका बात करता है आर्टिकल 21, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 21 आपका बात करता है कि आर्टिकल दैट गिव्स राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर कई सारी चीजें दे रखी है दोस्तों। इसके अंदर जो है हम लोग को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करता है दोस्तों, राइट टू मैरिज की बात करता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कई सारे आर्टिकल दे रखे हैं आर्टिकल 21 के अंदर। और आर्टिकल 21 ए के अंदर आप लोग को बात करता है कि भैया कि आपका जो है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन की भी बात करता है आर्टिकल 14, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में कि इन इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स आर। जो राइट्स होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग को पता है कि इंडिया के अंदर जो है 3 आर्टिकल्स हैं इमरजेंसी के लिए। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 दोस्तों और आर्टिकल 360, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल की सहायता से जो इंडिया के अंदर आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है। तो बात कर रहा है कि भैया जब आपातकाल देश के अंदर लगता है तो भैया जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है? तो वो लोग सस्पेंड हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं दोस्तों? सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में आप लोगों से प्रश्न नंबर 4 क्या बात कर रहा है कि भाई बात कर रहा है 4 कि राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेक फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है आर्टिकल 32 है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था दोस्तों? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, वो क्या है दोस्तों? वो है जस्टिसिएबल है। अगर आप लोग का कोई भी आर्टिकल का कोई जो है हनन कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी कोई भी अधिकारों का कोई शोषण कर रहा है तो आप लोग जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हो? आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है कि भाई राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इज गिविंग इन आर्टिकल। तो भाई राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर आपको कौन से आर्टिकल के अंदर दे रखा है? तो ये दे रखा है आर्टिकल 29 से लेकर 30 के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द चेक वो पेमेंट इज लेफ्ट, चेक यानी चेक हुज पेमेंट इज लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द बैंक इज सेड बाय। तो भाई किसने बोला था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक ऐसा चेक है
जिसका जो है अभी तक जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक वो जो है मर्सी ऑन द बैंक है, यानी कि बैंक के उस पर रहमो करम पे है। तो किसने बोला था? ये बोला था आपके केटी शाह जी ने बोला था ये बात, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कई बार जो होता है स्टेटमेंट्स ओपिनियंस वगैरह भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन आर जस्टिसिएबल। तो क्या ये बात सही है भैया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो न्यायप्रिय हैं, कि अगर उनका कोई हनन करता, उनको कोई तोड़ता, ब्रेक करता, तो आप जो है आप जो है जुडिशरी की सहायता ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब होता है जिसको तोड़ने पे जो है जस्टिस किया जाएगा, तो भाई बिल्कुल जस्टिस किया जाएगा, ये ट्रू है स्टेटमेंट। अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स के अंदर कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसिएबल का डीपीएसपी जो है वो जस्टिसिएबल है? अगर डीपीएसपी में अगर सरकार कोई चीज़ आप पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है तो आप सरकार के खिलाफ केस कर सकते हो क्या? तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर ही क्या बात किया कि भैया डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द चेक हुज पेमेंट इज लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द बैंक। तो एक प्रकार का ऐसा चेक है जिसका पेमेंट अभी हुआ नहीं है और जो ये मर्सी के ऊपर है, ठीक है, दया दृष्टि के ऊपर है। तो डीपीएसपी को जो सरकार लागू भी कर सकती है और नहीं भी लागू कर सकती, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है उसको सरकार को लागू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आगे क्या बात करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग? तो वे बिल्कुल अमेंडमेंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। हम लोगों ने कई सारे अमेंडमेंट किए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सोशियो इकोनॉमिक इन कल्चर। तो भाई बिल्कुल नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में बात भी करते हैं, इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए। क्या हम लोगों ने डीपीएसपी को यूएसए से ले रखा है दोस्तों? आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि कई सारे फीचर्स को हम लोगों ने डिफरेंट कंट्री से अडॉप्ट किया हुआ है। तो डीपीएसपी वी हैव अडोप्टेड फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, यूएसए से नहीं लिया हम लोगों ने। यूएसए से क्या लिया हम लोगों ने? यूएसए से लिया फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार हमने लिए हैं। कहाँ से लिए? यूएसए से। और डीपीएसपी वी हैव अडोप्टेड फ्रॉम आयरलैंड, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में दोस्तों। ये क्या बोल रहा है कि बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन मेड लीगल राइट। तो भाई हम लोग को पता है कि पहले फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हम लोगों ने जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की लिस्ट से क्या कर दिया दोस्तों? इरेज कर दिया, और इसको हम लोगों ने क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है दोस्तों? बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो भाई बिल्कुल कर सकती है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है दोस्तों? पार्लियामेंट का काम होता है जिसके अंदर राज्यसभा होती है, आपकी लोकसभा होती है, ठीक है, 2 आपके सदन होते हैं, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के क्या बनती है दोस्तों? पार्लियामेंट बनती है। क्या बनती है दोस्तों? पार्लियामेंट बनती है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पार्लियामेंट का काम होता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम करना और पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके नई चीज़ों को जोड़ना। तो वो जो है फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं दोस्तों? ईजिली जो है अमेंड कर सकती है। प्रश्न नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट राइट है क्या? तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट राइट है। मान लीजिए कि आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप लोग केस करने तो जाओगे ना, आप लोग हक की मांग तो करोगे ना, तो वो कौन दिलाएगा आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिलाएगा, ठीक है। रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है उपचार, है ना। तो संवैधानिक उपचार। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ट्रू है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम कनाडा। क्या हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को कनाडा से ले रखा है? तो मैंने आप लोग को ऊपर ही बताया कि फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए, कनाडा से नहीं ले रखा है। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी दोस्तों? फॉल्स हो जाएगी। अगली क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इज गिवन इन आर्टिकल 18। क्या भाई जो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत होता है उसको समाप्त करने के लिए क्या आर्टिकल 18 के अंदर बात किया गया है? तो भाई गलत है, आर्टिकल 17 के अंदर बात किया गया है। किसके अंदर बात किया गया दोस्तों? आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फिर आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई आर्टिकल 18 के अंदर क्या बात किया गया? तो आर्टिकल 18 के अंदर बात किया गया कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। हमारे देश के अंदर अगर कोई टाइटल इनलीगल रखता है तो उसका जो आर्टिकल 18 के तहत क्या कर देना पड़ेगा? एबोल्यूशन कर देना पड़ेगा। फिर मैचिंग क्वेश्चंस भी हैं, आप लोगों को जो है मैच करने पड़ेंगे, कॉलम ए वाले को कॉलम बी वाले से मैच करने पड़ेंगे। तो इसको देखिए ध्यान से आप लोग। पहले बात करा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक रखा गया आपका? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका ये आपका कहाँ से कहाँ तक रखा गया दोस्तों? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2 मिनट, अच्छा पीछे भी वही तो मैं कहूँ, और भी होंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इधर भी हैं, तो आप लोग को जो है ठीक तरीके से मैच करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल 23 से 24, ठीक है।
ठीक है, इसी के अंदर आपका चाइल्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट आता है। फिर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जो है 51 के अंदर आती है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कौन से देश से अडॉप्ट कर रखी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में रखा हुआ है। और ये कौन से पार्ट के अंदर, ये पार्ट 4 के अंदर आता है डीपीएसपी आपका, ठीक है, याद रखिएगा पार्ट 4 के अंदर आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला वन वर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर वी टूक द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, तो यूएसए से ले रखा है दोस्तों। देखिए 3 बार ये सवाल रिपीट हो गया है। फिर अगला सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि फ्रॉम वेयर वी टुक द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट कौन से देश से अडॉप्ट किया है, तो आयरलैंड से किया है, ठीक है, मैंने आप लोग को ऊपर ही बता दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडिड। तो भैया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है हम लोगों ने ऐड किया है, तो कौन से, तो भाई 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया दोस्तों, यूएसएसआर से लिया। कहाँ से लिया दोस्तों, यूएसएसआर, जो वर्तमान में क्या हो चुका है, रशिया हो चुका है दोस्तों, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, बाय विच अमेंडमेंट राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज एबोलिश्ड। भाई कौन से अमेंडमेंट से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो एबोलिश किया गया, तो ये किया गया था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1979, ठीक है। इसका राइट आंसर ही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5 इन विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडिड। तो भाई कौन से आर्टिकल के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया गया था दोस्तों, ऐड किया गया था। तो ऊपर ही बात किया था 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोलता है दोस्तों कि विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आप लोग को बताया था कि भाई फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों से सवाल ये भी पूछ सकता है कि इसको किसने बोला था, तो इसको बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। किसने बोला था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस बात को बोला था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात करता है कि इन विच आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज गिवन। तो ऊपर ही बात किया था, तो आर्टिकल 17 के अंदर ये बात करता है दोस्तों, ठीक है, छुआछूत को खत्म करने के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 विच राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। जो आपातकाल लगता है देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी, तो उसके अंदर कौन से फंडामेंटल राइट्स को जो है खत्म नहीं किया जा सकता, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है सस्पेंड नहीं होता। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात करता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इन विच आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड। तो भाई कौन से आर्टिकल के अंदर जो है डीपीएसपी को डिस्क्राइब किया गया है। तो मैंने बात किया था कि भाई पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 के बीच में इसको बात किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच डॉक्यूमेंट द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज रेज्ड। भाई कौन से डॉक्यूमेंट या कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद से जो देश के अंदर फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई थी। तो भैया नेहरू रिपोर्ट एक लेके आई गई थी जिसके अंदर बात किया गया था कि भाई देश के अंदर फंडामेंटल राइट जैसी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिफर्ड इन विच आर्टिकल। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये डीपीएसपी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, डीपीएसपी के अंदर आता है। आर्टिकल 44 के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि विच अमेंडमेंट मेड डीपीएसपी टू फंडामेंटल राइट। तो भैया कौन से अमेंडमेंट की सहायता से डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर जो है इसको ऐड किया गया था। अगला सवाल दोस्तों ये बहुत इजी है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर एट प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में। तो दोस्तों कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने होते थे, 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है एबोलिश कर दिया गया, जिसके बाद से 6 बचे। फिर अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14 इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो भाई कौन सा केस हुआ था जिसने बोला था कि भाई जो आपकी संसद है, क्या है दोस्तों, संसद, वो आपका जो है मौलिक अधिकार के अंदर क्या नहीं कर सकती दोस्तों, अमेंडमेंट, संशोधन नहीं कर सकती। तो वो केस था गोलकनाथ केस 1967 के अंदर हुआ था दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये सवाल क्या बोल रहा है कि विच केस इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है। या संविधान का आधारभूत ढांचा से संबंधित कौन सा केस जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। ये कब हुआ था दोस्तों, 1973 के अंदर। तो ये था दोस्तों आपका राइट्स वाले चैप्टर से सवाल, ठीक है। ये मैक्सिमम टू मैक्स ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, उसको लाइक करना मत भूलिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए।